हाँ हेलो। हाँ बता भाई। अरे यार एक बार बोला ना मैंने कि 8 से 10 लाख का बजट है मेरा, उससे ऊपर नहीं। हाँ, सेडान चाहिए। हम्म। क्या क्या क्या? रैपिड? स्कोडा रैपिड? तेरे कहने का मतलब है कि स्कोडा रैपिड 7.5 लाख में? नहीं यार, स्कोडा तो काफ़ी महंगी कार बनाती है। सच में 7.5 लाख में? यार मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ नहीं, लेनी तो है बट यार मैंने सुना है कि फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स की जो मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ। अच्छा। चल ठीक है, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद सोच के बताता हूँ। ठीक है, थैंक्स। गाइस फ्रेंड का फ़ोन था, उसने बोला कि स्कोडा रैपिड अब 7.5 लाख में। एनीवे गाइस, अगर आपका भी बजट है 8 to 10 लाख के आसपास और आप भी मेरी तरह सेडान्स के शौकीन हैं, तो आपने भी ये न्यूज़ काफ़ी दिनों पहले सुन ली होगी कि स्कोडा ने BS6 वेरिएंट राइडर का लॉन्च कर दिया है 7.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे। एक्चुअली 7.49 लाख। गाइस स्कोडा एंड फॉक्सवैगन दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमेशा से ही कार एंथुजियास्ट के फेवरेट ब्रांड्स में से एक रहे हैं, चाहे वो फॉक्सवैगन पोलो हो, फॉक्सवैगन वेंटो हो, स्कोडा रैपिड हो या फिर स्कोडा ऑक्टाविया। सीरियसली इनके हेटर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते, बट जब बात आती है इनकी सेल्स की तो वहां पे इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं होता। तो जब इनके हेटर्स ज्यादा नहीं है एंड प्राइस भी इनका ऑलमोस्ट दूसरी कार्स के आसपास ही लाइक करता है, तो सेल्स कम क्यों है इन कार्स की? तो उसका रीजन है इनकी मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। तो गाइज अगर आप भी रैपिड लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको रैपिड लेनी चाहिए या फिर नहीं, और लेनी भी चाहिए तो क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी चाहिए, जैसे हो गई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इसकी सर्विस कॉस्ट। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये कार लेनी है या फिर नहीं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कोडा ने आखिर इसका प्राइस कम किया तो किया कैसे। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी कार हो, उसके बेस वेरिएंट और उसके ऊपर के वेरिएंट में थोड़ा प्राइस में फर्क तो होता ही है, बट ये फर्क जनरली 50,000 to 1 लाख के आसपास ही लाई करता है। लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि रैपिड के बेस वेरिएंट राइडर में और इसके ऊपर के वेरिएंट एम्बिशन में 2.5 लाख का फर्क है। सोच सकते हैं गाइज 2.5 लाख, बट इतना मेजर डिफरेंस क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो स्कोडा ने अपने राइडर वेरिएंट में नहीं दी है। तो सबसे पहले बात उन्हीं के बारे में कर लेते हैं जो कि आपको राइडर वेरिएंट में नहीं मिलेगी और इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगी। वैसे तो अगर सामने से आप देखेंगे तो कोई खास मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें या फिर इसके ऊपर के वेरिएंट्स में भी, बट कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइडर वेरिएंट है या फिर ये इसके ऊपर वाला वेरिएंट है। जैसे राइडर वेरिएंट में आपको फ्रंट में LED DRLs एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की जगह मिलेंगे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स, एंड फ्रंट में आपको इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी स्कोडा ने नहीं दिया है। व्हील्स आपको 16 इंचेस की जगह 15 इंचेस के मिलेंगे और इसमें आपको अलॉयस का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके साथ इसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि इसके ऊपर के वेरिएंट्स में दिख जाता है। एंड अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में टच स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इसमें। स्टिल आई डोंट थिंक कि इन सब चीजों की वजह से कोई मेजर डिफरेंस होना चाहिए इसकी सेल्स पे। एंड अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें से कुछ चीजें एडिशनली ऐड करा सकते हैं बाहर से या फिर स्कोडा के डीलर्स से। जैसे जो सेफ्टी के पर्पज से आपको ऐड करानी चाहिए इसमें वो होगा फ्रंट में फॉग लैंप्स। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इस वेरिएंट में कोई भी कमी आपको देखने को मिल जाती है, बट यस क्योंकि ये सब्जेक्टिव चॉइस है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें एडिशनली फिट करवानी है इसमें। बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें फॉग लैंप्स के अलावा कुछ और चीजें फिट कराने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप इन केस इसमें कुछ एडिशनल एक्सेसरीज भी लगवा रहे हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि 2.5 लाख में आपको ये लगेंगी। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं एंड बाद में उसमें एडिशनल एक्सेसरीज अपने आप से ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इसके बेस वेरिएंट राइडर में और इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में। डायमेंशन भी आपको सेम पहले जैसी ही मिलेगी। और अगर इस मिड साइज सेडान के इंटीरियर की बात करें तो इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी स्कोडा ने यूज की है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इसकी रियर सीट में भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। अगर इसकी रियर सीट देखें तो यहाँ पे आपको लेग रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट जो यहाँ पे बीच में ट्रांसमिशन टनल है
उसकी वजह से इसमें 3 लोगों को बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसकी बूट स्पेस को देखें तो इस मिड साइज सेडान में आपको मिलता है 460 लीटर्स का बूट स्पेस, जो अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल वैल्यू फॉर मनी है। गाइस, अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो है पावरफुल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एंड ये कोई नॉर्मल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन नहीं है, ये फॉक्सवैगन ग्रुप का आइकॉनिक TSI इंजन है, जो हमेशा से ही कार एंथुसियास्ट की पहली पसंद रहा है। बट इस सेगमेंट में और भी सिडान्स है जिसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। एक है फॉक्सवैगन वेंटो एंड दूसरी है Hyundai वर्ना। बट ऑफ कोर्स इनका बेस वेरिएंट का प्राइस भी रैपिड के राइडर वेरिएंट से काफी ज्यादा है। इस वजह से इसके राइडर वेरिएंट के पास एक एडवांटेज जरूर बन जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि राइडर में आपको मिलेगा 1 लीटर का TSI इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 108 bhp ऑफ पावर एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड अगर इसके टॉर्क फिगर को इस सेगमेंट की दूसरी सेडान से कंपेयर करें तो रैपिड और वेंटो में आपको सबसे ज्यादा टॉर्क इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। क्योंकि फॉक्सवैगन ग्रुप हमेशा से ही टर्बो पेट्रोल इंजन को बनाने में एक्सपर्ट रहा है और ये डिफरेंस आपको यहां भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, बाकी फीचर्स बताने से पहले मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर कोई भी फीचर नहीं। तो सेफ्टी में आपको इसके राइडर वेरिएंट में मिलता है डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में आपको रियर डिफॉगर एंड डे नाइट IRVM जैसे कुछ फीचर देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्कोडा और फॉक्सवैगन दो ऐसी ब्रांड है जो दूसरी कंपनीज के लिए हमेशा से ही बिल्ड क्वालिटी में एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं। इसलिए इस प्राइस पॉइंट में सेफ्टी के हिसाब से इसका राइडर वेरिएंट एक अच्छी डील है। एंड अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बाकी फीचर्स की। तो फीचर्स में आपको इसमें मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रियर आर्मरेस्ट, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVM, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर AC वेंट्स, 2 DIN ऑडियो सिस्टम विद 4 स्पीकर, जिनकी अगर आप साउंड क्वालिटी सुनेंगे तो जरूर इसके फैन हो जाएंगे। एंड गाइस, जो चीज जो जनरली आपको ज्यादातर कार्स के बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है, वो होता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन। बट स्कोडा ने अपने राइडर वेरिएंट में दिया है ये है रैपिड का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि आपको इसके बेस वेरिएंट यानी कि राइडर से ही देखने को मिल जाता है। एंड जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये रैपिड के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का AC पैनल है, जिसमें आपको काफी सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप इसके ऑटो बटन को प्रेस करेंगे तो ये खुद अपने आप गाड़ी के अंदर का क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। तो गाइज, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका अकेला यही AC पैनल की कॉस्ट है अराउंड 38 to 40,000 के आसपास विदाउट GST। एंड ये आपको स्कोडा ने अपने बेस वेरिएंट में प्रोवाइड किया है, जो कि डेफिनेटली राइडर को एक अच्छी डील बना देती है। सो गाइज, ये थे रैपिड के कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक पे जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की एंड इसकी वारंटी की। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो रैपिड में आपको मिलती है 4 years और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसमें आपको इसके पेंट वर्क की 3 years की वारंटी मिलेगी। इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि स्कोडा एंड फॉक्सवैगन की कार्स काफी लंबे समय के बाद भी न्यू जैसी ही दिखती हैं। एंड रही बात इसके सर्विस कॉस्ट की, तो जैसे बाकी कार्स की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर में होती है, इसकी सर्विस हर 15,000 किलोमीटर में होती है, क्योंकि दीज कार मेंट टू बी ड्रिवन मोर एंड मोर। इसमें जो इसकी फर्स्ट सर्विस होगी 1 year एंड 15,000 किलोमीटर के बाद, उसमें आपको कोई भी लेबर चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इसकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 5 to 6,000 के आसपास। उसके नेक्स्ट ईयर से जब भी आप इसकी सर्विस कराएंगे तो वहां पे इसके लेबर चार्ज भी इंक्लूड होंगे, एंड उस वजह से आपको इसकी सर्विस की कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 8 to 10,000 के आसपास, एंड दैट टू विदाउट GST। एंड आप में से अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी सर्विस हर 15,000 किलोमीटर में होती है एंड दूसरी कार्स की सर्विस होती है हर 10,000 किलोमीटर में।
इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रैपिड को लेने का मन बना ही चुके हैं तो आप जितना हो सके इस कार को ज्यादा से ज्यादा ड्राइव करना, या तभी लेना जब आप 1 ईयर में इसे 15,000 किलोमीटर चला सको। ये ना हो कि आपकी गाड़ी एक ईयर में सिर्फ 5 to 6,000 किलोमीटर ही चली है, क्योंकि फिर आपका ही लॉस है, क्योंकि आपने 15,000 किलोमीटर इसका यूज नहीं किया एंड आपको जब इसकी सर्विस करानी पड़ी तो वह आपको 5 to 6,000 किलोमीटर के हिसाब से थोड़ी महंगी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था कि दीज कार्स मेंट टू बी ड्रिवन। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं एक अफोर्डेबल सेडान लेना जिसमें आपको अच्छी फीचर्स, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले, तो आपको रैपिड के राइडर वेरिएंट को जरूर कंसीडर करना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रैपिड का राइडर वेरिएंट कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।